अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये हमें इंडिया से परवीन साहब ने शेयर की हैं। और इससे पहले कि हम उनकी स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस ऑडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। मेरा नाम प्रवीण है और ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये हमारे गांव की स्टोरी थी। बेसिकली जो हमारा ताल्लुक़ है वो इंडिया से है। अब इंडिया में एक बहुत मशहूर जगह है जिसे आप उत्तर प्रदेश के नाम से जाना करते हैं। तो उस एरिया के अंदर या उससे मुत्तसिल बहुत सारे छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। ये जो किस्सा हमारे साथ पेश आया था ये 1980 में हमारे गांव में हमारे साथ पेश आया था। हमारा जो गांव था ये एक पुराना गांव था और एक बहुत छोटा सा गांव था। यहाँ पे जितने भी मकानात थे उनमें से ज़्यादातर मकानात कच्चे मकानात थे। और 1980s में जिस दौर में ये वाक़या पेश आ रहा था तो उस दौर में हमारे गांव में बिजली मौजूद नहीं थी। हाँ, अगर आप आज की बात करें तो आज के दौर में एक तो वहाँ पे जितने भी मकानात हैं वो ना सिर्फ पुख्ता हो चुके हैं बल्कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पे बिजली मौजूद है। अब क्योंकि जो हमारा गांव था वो इतना बड़ा गांव नहीं था तो वहाँ पे जो पानी की फैसिलिटी थी वो भी इतनी बेहतर मौजूद नहीं थी। गांव के जो भी दरोगा थे या जो भी वहाँ के बड़े थे उन्होंने एक बहुत बड़ा सा कुआं खुदवाया हुआ था। तो अक्सर जो गांव के लोग थे अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस कुएं से बरमे के ज़रिए पानी निकाला करते थे। ये जो कुआं था ये खेतों के दरमियान मौजूद था और इस कुएं के करीब जवार में या अतराफ में बहुत सारे बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। ख़ास तौर पे इस कुएं के बिल्कुल बराबर में एक बेरी का दरख्त मौजूद हुआ करता था। अब क्योंकि हमारी जो पैदाइश थी वो उसी गांव की थी, उसी गांव में हम बड़े हुए थे। तो जब हम बड़े हो रहे थे तब हम एक चीज़ नोट किया करते थे कि गांव में जहाँ पे ये कुआं मौजूद था, ख़ास तौर पे जहाँ पे बर्मा लगा हुआ था, तो उस बर्मे के बिल्कुल बराबर में जहाँ पे दीवार थी वहाँ पे एक बूढ़ी उम्र की औरत जिसे माई या पार्वती माई कहा जाता था वो अक्सर वहाँ पे बैठी रहा करती थी। अक्सर हमने देखा था कि उसका जो हुलिया था वो बहुत बुरा हुलिया हुआ करता था। उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने कपड़े थे और उसके बालों को देख के आपको ऐसा लगा करता था जैसे काफ़ी अरसे से बल्कि सालों से उसने अपने बालों को नहीं धोया है। कुछ लोग कहा करते थे कि ये पागल औरत है, कुछ लोग इसको नफ्सियाती कहा करते थे, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि इस औरत के ऊपर बुरे असरात मौजूद हैं। अक्सर ये जो औरत थी जो कि वहाँ पे बैठी रहा करती थी तो कभी ऐसा होता कि वो अपने आप से बातें करती, कभी एकदम से हंसना शुरू कर देती और कभी कभी जहाँ पे बेरी का दरख्त मौजूद था उस बेरी के दरख्त की तरफ देख के वो मुस्कुराती और ऐसा लगता कि कोई उसका जानने वाला उस दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है। अब अगर बाहर का कोई शख्स आए किसी दूसरे गांव से या किसी शहर से और वो इस औरत को इस हुलिये में या इस तरह से दरख्त की तरफ देख के बातें करता हुआ देखे तो मुझे यकीन है कि वो उसको देखते ही डर जाएगा। अब क्योंकि हमारी जो पैदाइश थी वो ऑलरेडी उसी गांव की थी, उसी गांव के अंदर हम लोग पले बड़े थे, तो उस गांव के अंदर क्योंकि हमने उसको बचपन से देखा था
तो उस औरत को देख के हमें इतना खौफ महसूस नहीं हुआ करता था। एक अजीब बात ये थी कि जब भी कोई बाहर से पहली दफ़ा इस गांव में आता, ख़ास तौर पे जैसे हमारे कोई अजीज़ व अकारिब या जानने वाले दूसरे शहर से यहाँ पे आते, तो ये जो पार्वती माई थी वो बग़ैर उसको जाने, बग़ैर उसको पहचाने, उसके बारे में कभी कभी ऐसी बातें किया करती थी कि जो हकीकत पे मबनी होती थी, और वो इस कदर ज़ाती बातें होती थी कि वो शख्स के अलावा शायद किसी और को भी ना पता हो। जैसे कि अगर उसके सामने कोई नौजवान लड़का आ जाए तो उसको देखते ही बता दिया करती थी कि मैं जानती हूँ तेरा फ़ला फ़ला लड़की से चक्कर चल रहा है, या तू फ़ला फ़ला लड़की के साथ घूमा फिरा करता है। और कभी कभी वो किसी के भी मुस्तकबिल के बारे में इस तरह की बातें बोल देती जो टाइम गुजरने के बाद या वो टाइम आने के बाद सच्ची साबित होती। खैर, इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और इत्तफाक से मेरी जो जॉब थी वो एक शहर में ड्राइवर के तौर पे लग गई। अब जाहिर सी बात है, उस दौर में ना ही फ़ोन मौजूद था, ना ही इतने ज़्यादा मवासलात के ज़राए मौजूद थे। तो जब मैं अपने घर वालों से मिलके उस जॉब के लिए गया था तो मुझे यकीन था कि मुझे वापस आने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और ऐसे ही हुआ कि जब मैं शहर गया और मैंने वहाँ पे जाके उस जॉब को करना शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि देखते ही देखते 2, 3 और फिर 4 महीने ऐसे ही गुजर गए। इन 4 महीनों के बाद जब मेरे बॉस का, यानी जो मेरे मालिक थे, उनका मुझ पे और मेरा उन पे ट्रस्ट डेवलप हुआ, तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि तुम्हें अपने घर से आए हुए 4 महीने हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम 10 या 15 दिन के लिए अपने गांव चले जाओ, और अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी जिसको तुम चलाया करते हो वो लेके अपने गांव जा सकते हो। इत्तफाक है कि उन दिनों उनको इस गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी। खैर, जब उन्होंने मुझे खुशी खुशी ये ऑफ़र दी तो मैंने सोचा कि आज रात ही इस गाड़ी को लेके अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। अब मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था उस जगह से जो मेरे गांव का रास्ता था वो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता बनता था। और उस दौर में वैसे भी इतने ज़्यादा लोगों को ना ही गाड़ी चलाने आती थी, ना ही इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मौजूद थी। तो मैं मुतमईन था कि अगर मैं शाम के 6 या 7 बजे भी अपने गांव के लिए निकलूँगा तो 12 बजे से पहले पहले अपने गांव में खैरियत से पहुंच जाऊंगा। अब क्योंकि मुझे अपने गांव के लिए जब निकलना था तो ये एकदम से फ़ैसला था, तो अपने घर वालों को बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहरहाल, जब मैं उस शहर से साहब की गाड़ी लेके अपने घर के लिए रवाना हुआ तो मैं चाहता था कि जब मैं अपने गांव जाऊं और ख़ास तौर पे इस बड़ी गाड़ी में गांव के अंदर एंटर हूं तो मेरे घर वालों को एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ मिले। खैर, जैसे तैसे जब रात के तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे मैं गांव के अंदर एंटर हुआ तो जो हमारा गांव था उसमें जब आप एंटर होते हैं तो शुरू में थोड़े बहुत खेत मौजूद थे, और खेतों से निकल के वही जगह जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कुआं मौजूद था, कुएं के साथ साथ जहाँ पे बर्मा मौजूद था वो जगह आया करती थी। अब जैसे ही मैंने गाड़ी उस रोड पे, यानी कि उस बर्मे के सामने से गुजारी तो एकदम से मेरे जहन में पार्वती माँ का ख्याल आया। और जैसे ही मेरे जहन में उनका ख्याल आया तो एकदम से अगले ही लम्हे मैंने उस बर्मे की तरफ या उस दीवार की तरफ देखना शुरू किया। हालांकि इतनी रात में पार्वती माँ का यहाँ पे मौजूद होना मुमकिन नहीं था। आमतौर पे ये जो माई थी ये 7 या 8 बजे तक यहाँ पे बैठा करती थी, और वहाँ से फिर एक पीछे कमरा मौजूद था जो कि गांव के जो दरोगा थे उनकी तरफ से उसको दिया गया था, वहाँ पे जाके सो जाया करती थी। खैर, जैसे ही मेरी नज़र उस दीवार की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि दीवार के साथ टेक लगा के पार्वती माई सफ़ेद कलर के लिबास में न सिर्फ बैठी हुई है बल्कि उसने
कुछ अजीब तरीके का लिबास पहन रखा है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे उसने साड़ी पहनी हुई हो, बल्कि कुछ अजीब तरीके के कपड़े उसने पहन रखे हैं और उन कपड़ों से उसका पूरा का पूरा जिस्म न सिर्फ ढका हुआ है, बल्कि उसके सिर्फ मुंह का जो हिस्सा है वो नज़र आ रहा है। और अजीब बात ये थी कि इस अंधेरे में भी उसका जो मुंह था या उसके मुंह का जो हिस्सा था क्लियरली न सिर्फ मुझे नज़र आ रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था उसकी जो आंखें हैं ये उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ी हुई हैं। अब जैसे ही मेरी नज़र पार्वती माई पे पड़ी और जब मैंने उनको इस हुलिये में इस तरह से देखा, तो इसी दौरानिये में पार्वती माई ने हाथ के इशारे से मुझे मुखातिब करने की या रोकने की कोशिश की। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन वाकई में अगले ही लम्हे उन्होंने बाकायदा अपने हाथ को हिला के मुझे रोकने की या मुझे बुलाने की कोशिश की। अब मुझे ये तो यकीन था कि यहाँ पे जो औरत इस तरह के हुलिये में या कफन जैसे लिबास में बैठी हुई है वो यकीनन पार्वती माई है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने कफन जैसे कपड़े क्यों पहन रखे थे और इसके साथ साथ उसकी जो आई बॉल्स थी वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद कैसे हो गई थी। अब मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी। खैर, मैंने गाड़ी को बजाय इसके वहाँ पे रोकता या उसकी तरफ मोड़ता, मैंने मज़ीद तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। बहरहाल जब मैं घर पहुँचा तो मेरे जो भी घर वाले थे, एक तो वो सरप्राइज़ थे और उनको मेरे आने पे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। अब क्योंकि मैंने अपने घर वालों को काफ़ी अरसे के बाद इस तरह से देखा था, तो उनको देखने के बाद मैं पूरी रात उनसे बातें करता रहा। खैर, अगले दिन जब मेरी अपने घर वालों से प्रॉपर बातचीत हुई और जब मुझे एकदम से पार्वती माँ का ख्याल आया, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो माई बरमे के बराबर में दीवार के साथ बैठा करती थी, ये इतनी रात में कल वहाँ पे क्यों बैठी हुई थी। अब जब मैंने इस तरह से उस माई के बारे में अपने घर वालों से पूछा, तो मेरे जो घर वाले थे वो एक दूसरे को देखने लगे और फिर वो मुझसे कन्फर्मेशन करने लगे। मैंने उनको बताया कि वाकई में आखिरी रात, यानी जिस रात मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे उस माई को बैठे हुए देखा है। ये सुनने के बाद जो मेरे घर वाले थे, उन घर वालों का कहना था कि अब से तकरीबन 15 या 16 दिन पहले ये जो पार्वती माई थी, इसकी डेथ हो चुकी है और इसकी डेथ बिल्कुल उसी जगह पे हुई थी जहाँ पे वो बैठा करती थी। अब मुझे लगा कि मेरे जो घर वाले हैं शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लिहाजा जब मैं बाहर निकला और दीगर गांव वालों से, ख़ास तौर पे अपने दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे मेरे दोस्तों ने, जितने भी गांव वाले थे, उन सब ने इस बात की कन्फर्मेशन की कि वाकई में अब से कुछ दिनों पहले पार्वती माई का या उस माई का देहांत हो चुका है। अब ये एक अजीब बात थी, एक अजीब वाक़या था जो ना सिर्फ मेरे साथ पेश आया था, बल्कि उसके कुछ अरसे तक, यानी कि तकरीबन 6 या 7 महीने तक मेरे अलावा भी बहुत सारे गांव वालों ने, ख़ास तौर पे जो गांव वाले रातों में खेतों में काम किया करते थे, उन सब ने भी उस पूरे गांव में पार्वती माई को न सिर्फ घूमते फिरते देखा, बल्कि उनके मुताबिक भी उस माई का जो हुलिया था वो वैसे ही सफ़ेद कलर के लिबास में या कफन में हुआ करता था। अच्छा, ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, बेसिकली ये जो स्टोरी है ये मेरे कज़न की स्टोरी है और ये अभी 2019 और 20 में जब कोरोना चल रहा था, ये वाक़या मेरे कज़न के साथ उस दौरानिये में पेश आया था। मेरा जो कज़न है वो बेसिकली सिक्योरिटी एजेंसी में या सिक्योरिटी फोर्सेस में जॉब किया करता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि उसका जो ट्रांसफ़र है
मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे या मुख्तलिफ जगहों पे कर दिया जाता है। मेरा कज़न बताता है कि 2019 या 20 में जब उसका ट्रांसफ़र एक बॉर्डर पे किया गया, तो ये जो बॉर्डर था एक तो मुकम्मल तौर पे रेगिस्तान की तरह था। यहाँ पे दूर दूर तक ना ही कोई आबादी मौजूद थी और ना ही किसी भी किस्म की लाइट फैसिलिटीज़ वगैरह मौजूद थी। इवन के जो भी इंटरनेट या मोबाइल सिम्स वगैरह होती हैं वो भी वहाँ पे काम नहीं किया करती थी। तो अब इसकी जो पोस्टिंग की गई थी, यानी जहाँ पे जिस एरिया में ये रुका हुआ था, तो वहाँ पे इसके अलावा 4 या 5 मज़ीद लोग भी मौजूद थे। अब इनकी जो भी ड्यूटी होती थी, ये ऑफिशियली जो भी टास्क इनको दिया जाता था उसके मुताबिक ही इनको काम करना होता था। तो वैसे ही एक रात हमारे कज़न को कहा गया कि पूरी रात आपको इस जगह की हिफाजत करनी है और आपको ये जो जगह है, इस जगह की छत पे पूरी रात ना सिर्फ बैठे रहना है, बल्कि आपको कुर्ब जवार में, एतराफ़ में जो कुछ हो रहा है या जो भी एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही हैं उन पे कड़ी नज़र रखनी है। अब मेरा कज़न वैसे तो काफ़ी जगहों पे इससे पहले भी ना सिर्फ ड्यूटी कर चुका था, बल्कि मेरा जो कज़न था वो बहुत ही प्रोफेशनल था। मेरा कज़न बताता है कि जैसे ही रात के 8 या 9 बजे तो जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक इसकी जो छत थी ये वहाँ पे आके बैठ गया। अब इसके जो सामने का एरिया था मुकम्मल तौर पे जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी ये सिर्फ रेगिस्तानी एरिया था और मुसलसल मिट्टी उड़ती हुई या धूल इसको दूर से ही नज़र आ रही थी। यह बताते हैं कि अभी इसको वहाँ पे बैठे हुए 2 या 3 घंटे ही गुजरे होंगे कि इसको ऐसा लगा कि सामने जहाँ पे रेगिस्तान या मिट्टी के टीले मौजूद हैं वहाँ से कोई चलता हुआ इन लोगों की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। और अजीब बात ये थी कि जो भी वहाँ से चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा है, बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। अभी अपने तौर पे अलर्ट था और इसका ख्याल था कि दूर दूर तक इस आदमी के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। अगर ये आदमी कोई उल्टी सीधी हरकत करता है या इनकी तरफ बढ़ने की या हमला करने की कोशिश करता है तो उसको रास्ते में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो जो भी आदमी था वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे निहत्था आदमी है और उसको मुकम्मल तौर पे असले के बग़ैर या किसी भी ऐसी चीज़ के बग़ैर देखा जा सकता था। बल्कि मेरा कज़न भी यही चाहता था कि अगर गलती से कोई आदमी बॉर्डर के ज़रिए इस तरफ आ गया है और वाकई में उसने अगर कोई गलती की है तो बजाय इसके कि इसको शूट किया जाए, इसको करीब आने का मौका दिया जाए। मेरा कज़न बताता है कि जैसे जैसे वो आदमी मुझसे तकरीबन 50 या 60 मीटर की दूरी पे मौजूद था तो देखते ही देखते उसका जो कद था वो ना सिर्फ बड़ा होना शुरू हो चुका था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह चमकना शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इससे कुछ मिनट पहले जब इस आदमी को मेरे कज़न ने देखना शुरू किया था तो बज़ाहिर देखने से ये नॉर्मल इंसान लग रहा था। अब जैसे ही मेरे कज़न ने इसके कद को न सिर्फ बढ़ते हुए देखा, बल्कि इसकी आंखों की जो रोशनी थी जब उसको लगा ये मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, तो मेरे कज़न ने सोचा कि इसको वार्न करता हूँ और नीचे जो भी इसका बैकअप मौजूद है उनको आवाज़ दे के ऊपर बुलाता हूँ। अब जैसे ही मेरे कज़न ने नीचे जो भी लोग मौजूद थे उनको आवाज़ देना शुरू की कि ज़रा ऊपर आओ और आके देखो ये कौन आदमी है जो सामने से चलता चला आ रहा है। मेरा कज़न बताता है कि जैसे ही मैंने नीचे की तरफ देख के अपने कोलिग्स को या जो भी मेरा बैकअप था उनको आवाज़ देना शुरू की, तो उसके फ़ौरन बाद यानी मुश्किल से 3 या 4 सेकंड के बाद जब मैंने दोबारा से उस जगह देखा जिस तरफ से वो शख्स चलता चला आ रहा था,
तो अगले ही लम्हे वो शख्स वहाँ से गायब हो चुका था। किसी भी शख्स का इस रेगिस्तानी इलाके में, इस बॉर्डर में आंखों के सामने से एकदम से गायब हो जाना ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। अगर वो वाकई में कोई इंसान होता तो वो आगे पीछे भागता हुआ या किसी और जगह जाके छुपने की कोशिश करता हुआ नजर आता। खैर, मेरे कज़न ने जब बाकी लोगों को ऊपर बुलाया और जितने भी सीनियर्स थे उन लोगों के साथ जब ये वाकया शेयर किया तो वहाँ पे जो सीनियर्स मौजूद थे पहले तो वो हंसने लगे, फिर उसके बाद वो कहने लगे कि भाई ये जो एरिया है, जिस रेगिस्तान पे या जिस बॉर्डर पे आपको तैनात किया गया है, इस एरिया में या इस बॉर्डर में इस तरह की मखलूक़ात नॉर्मली नज़र आया करती हैं और उनकी निशानी भी यही है कि वो एकदम से या तो लंबी हो जाती हैं या एकदम से देखते ही देखते गायब हो जाती हैं।